हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड आमिया अलवीरा। वेलकम बैक टू स्टेज टू एक्सीलेंस, जहां आपको बीएड से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। इसमें हम सोशल साइंस के कंसेप्ट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, नेचर, स्कोप और उसके इवैल्यूएशन के तरीके, पेडागोजिकल एनालिसिस, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लेसन प्लानिंग और उसके टीचिंग मटेरियल्स किस टाइप के होने चाहिए, उसका करिकुलम डेवलपमेंट किस टाइप का होना चाहिए, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड हर एक कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन सारे कंसेप्ट्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे, सो दैट हम अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक कर सके कि हमको कंसेप्ट समझने के बाद में कितना क्वेश्चन सॉल्व करने आता है। ठीक है, तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो तो मेक श्योर कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आता है, आपके लिए बेनिफिशियल होता है, तो हमारे इस वीडियो को एंड में लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम आगे बढ़ते अपने कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, मतलब सोशल साइंस क्या है एक्चुअल में, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपके माइंड में सोशल साइंस वर्ड को सुनते ही अगर आप सुनते हो कि सोशल साइंस वाला सब्जेक्ट है, ये एसएसटी सब्जेक्ट है, तो आपके माइंड में सबसे पहला क्या थॉट आता है कि ये सब्जेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड होगा? एनी गेसेस? राइट, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ऐसे टाइप के टॉपिक से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं डीपली कि एक्चुअल में सोशल साइंस क्या है। सोशल साइंस एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ स्टडी दैट डील्स विद द सोशल लाइफ ऑफ मैन एंड एम्प्लॉयज साइंटिफिक मेथड्स फॉर इट्स स्टडी मे बी कंसीव्ड एज अ सोशल साइंस। मतलब एक ब्रांच ऑफ स्टडी है जो डील करता है मैन के सोशल लाइफ के ऊपर और साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीता है, अपनी ज़िंदगी की जीवन शैली को जीता है, उसके बारे में आपको बताता है और इस चीज़ को सोशल साइंस माना जाता है। ठीक है, एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम सोशल साइंस के रिगार्डिंग, सो दैट हमको इस कंसेप्ट को एकदम अच्छे से समझने में थोड़ी सी मदद मिल जाए। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स बियर्ड्स, सोशल साइंस आर अ बॉडी ऑफ नॉलेज। चार्ल्स बियर्ड्स कहते हैं कि जो सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान है वो नॉलेज का आकार है और उसका थॉट किस चीज़ के बारे में होता है, एंड थॉट पर्टेनिंग टू ह्यूमन अफेयर्स, मतलब ह्यूमन बीइंग के जो अफेयर्स होते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है, उन सारे चीज़ों से लेना देना है सोशल साइंस का। क्लियर? अब आपको कंसेप्ट पता चल गया कि एक्चुअल में सोशल साइंस क्या है। सोशल साइंस को सिंपली एक वर्ड में कहना चाहेंगे तो हम इसको बोल सकते हैं सामाजिक विज्ञान, जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, बिकॉज हम ह्यूमन क्या है, सोसाइटी का हिस्सा है। इसके लिए हम ह्यूमन बींग्स के जो भी एक्टिविटीज़ है उसको साइंटिफिकली मेजर किया जाता है, उसको साइंटिफिकली करेक्ट किया जाता है, एंड उसके बेसिस में इस कंसेप्ट में, इस सब्जेक्ट में वेरियस टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जैसी चीज़ें सोशल साइंस का हिस्सा बनती है। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। सोशल साइंस आर दोज बॉडीज ऑफ लर्निंग एंड स्टडी विच रिकॉग्नाइजेज द साइमल्टेनियस एंड म्यूचुअल एक्शन ऑफ फिजिकल एंड नॉन फिजिकल स्टिमुलाई विच प्रोड्यूस सोशल रिलेशन। हु सेड दिस? सोशल साइंस को क्या माना जा रहा है? उन बॉडीज ऑफ लर्निंग को माना जा रहा है जो स्टडी करते और रिकॉग्नाइज करते हैं म्यूचुअल एक्शन को, चाहे वो फिजिकल हो या फिर नॉन फिजिकल स्टिमुलाई हो, जिसके प्रोडक्शन से क्या होता है, सोशल रिलेशन मतलब सामाजिक रिश्ते जो है वो बनते हैं। ऐसा किसने कहा है ये आपको बताना है। हमारे ऑप्शंस को देखते हैं। ए चार्ल्स बियर्ड ने कहा है, बी जेम्स हाई ने कहा है, या फिर सी बिनिंग एंड बिनिंग ने कहा है, डी वीजली ने कहा है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स हाई। जेम्स हाई कहते हैं कि जो सोशल साइंस है मतलब सामाजिक विज्ञान है वो स्टडी करता है फिजिकल या फिर नॉन फिजिकल स्टिमुलाई को, जिसके वजह से जो सोशल रिलेशन है मतलब सामाजिक रिश्ते हैं लोगों के, ह्यूमंस बीइंग के, वो डेवलप होती है। क्लियर? अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। What does the nature of social science tells us about? जो सोशल साइंस का नेचर है मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमको उसके बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में और क्या क्या चीज़ें जो है वो बताती है। हमारे ऑप्शंस को देखते हैं। ए, इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। जो सोशल साइंस है उसमें जो ह्यूमन बींग्स है उनके रिलेशनशिप्स को, उनके रिश्तों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। बी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैन्स डेवलपमेंट थ्रू एजेस। जो ह्यूमन बींग है उसका जो जन्मों जन्मों से जो डेवलपमेंट होते आया है, विकास होते आया है, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। सी, इट इज़ अ रियलिस्टिक कोर्स ऑफ स्टडी। मतलब ये ऐसा कोर्स ऑफ स्टडी है जो हमको ह्यूमन बींग के रियलिस्टिक एस्पेक्ट के बारे में हमको बताता है। या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी।
तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बिकॉज जो ऑप्शन ए, बी एंड सी है वो तीनों ही सोशल साइंस के नेचर है, जिसके थ्रू हमको ये पता चलता है कि जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, इसमें हम ह्यूमन बींग्स के रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स का जो डेवलपमेंट हुआ है जन्मों जन्मों से उसके बारे में बात करते हैं, और ये एक रियलिस्टिक कोर्स ऑफ स्टडी है, मतलब ह्यूमन बींग्स के रियल एस्पेक्ट के बारे में, मतलब जो उसका रियलिस्टिक एस्पेक्ट है, सोसाइटी से लेना देना है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हाइपोथेटिकल कुछ इसमें कंसेप्ट होता नहीं है, ठीक है। जो भी है यहाँ पर रियल कंसेप्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्कोप ऑफ सोशल साइंस, मतलब आपके सामने जो ऑप्शंस अवेलेबल है इनमें से कौन सा आपको सोशल साइंस के स्कोप के बारे में बता रहा है। हमारा सबसे पहला ऑप्शन है वास्ट एंड वाइड एज अ वर्ल्ड, मतलब सोशल साइंस का जो स्कोप है वो वास्ट है, बहुत ही बड़ा है, वाइड है, जितना बड़ी ये दुनिया है उतनी। बी, स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मतलब जो सोशल साइंस है वो ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करता है। सी, स्टडी ऑफ मैन्स डेवलपमेंट थ्रू एजेस, मतलब जो मैन है, ह्यूमन बीइंग है, उसका जो डेवलपमेंट होता आया है जन्मों से उसके बारे में बात कर रहा है, उसके स्कोप में ये सारे पॉइंट्स जो है वो इंक्लूड होते हैं। या फिर डी, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स, मतलब जो सोशल साइंस है यहाँ पर यूनिक तरीके से अलग अलग डिसिप्लिन्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है उनका कॉम्बिनेशंस देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बिकॉज जो सोशल साइंस है वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रही है, हिस्ट्री जैसे मेजर सब्जेक्ट, जोग्राफी, सिविक्स, ऐसे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर रही है जो कि पूरे वर्ल्ड के रिलेटेड है। हर एक कोने कोने में जो भी स्टेट है, टाउन है या सिटी आप कह सकते हो, विलेजेस आप कह सकते हो, हर एक चीज़ के बारे में सोशल साइंस के स्टडी में हम इंक्लूड करते हैं, चाहे उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो या फिर उसका जोग्राफिकल लोकेशन हो या फिर उसका सिविक्स, दैट मीन्स पॉलिटिकल रिलेशन हो। तो इसके लिए जो सोशल साइंस का स्कोप है वो है वास्ट एंड वाइड एज द वर्ल्ड, जितनी बड़ी ये दुनिया है उतना ही बड़ा सोशल साइंस का स्कोप है। तो हमारे ऑप्शन बी, सी एंड डी जो है ये नेचर्स ऑफ सोशल साइंस है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि स्कोप ऑफ सोशल साइंस क्या है, इसीलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वास्ट एंड वाइड एज द वर्ल्ड। सोशल साइंस का जो स्कोप है वो है वास्ट एंड वाइड एज द वर्ल्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। द मोस्ट हाईएस्ट ऑर्डर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव अंडर रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सबसे पहला क्या होता है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक्चुअली एक एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, हायरार्किकल मॉडल है 6 यूनिक लेवल्स का जो आपके कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है। इस टैक्सोनॉमी को सबसे पहला क्रिएट किया गया था बेंजामिन ब्लूम के द्वारा ईयर 1956 में, जिसके वजह से इस टैक्सोनॉमी का नाम पड़ गया ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। बाद में 2001 में लेटेस्ट ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की वजह से इसको मॉडिफाई किया गया था लॉरेन एंडरसन एंड डेविड क्रॉथल के द्वारा, जिसके बाद में ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो था ओल्ड वर्जन से न्यू वर्जन में कहलाने लगा, रिवाइज वर्जन हो गया। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो रिवाइज्ड वर्जन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, इसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, मतलब जो हाईएस्ट लेवल है वो कौन सा आपको बताना है। हमारे ऑप्शंस देखते हैं। ए, एनालाइजिंग, जहाँ पर जो भी टॉपिक्स आपको मिलते हैं, कंटेंट्स आपको मिलते हैं, उसको आप ब्रेक डाउन करते हो छोटे छोटे पॉइंट्स में। बी, रिमेंबरिंग, जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स जो भी होते हैं उसको आप रिकॉल करते हो या फिर उसको याद करने की कोशिश करते हो, रिमेंबर करते हो। सी, क्रिएटिंग, मतलब आप यहाँ पर कोई मॉडल्स है, फॉर्मूलाज है या डेफिनेशंस है या फिर आपको कोई थीसिस दिया गया है उसको आप क्रिएट करने की कोशिश करते हो, प्रोजेक्ट्स है उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हो। या फिर डी, इवैल्यूएटिंग, जहाँ पर आप अपने एजुकेशनल लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव है उसको टेस्ट करने की कोशिश करते हो, खुद को टेस्ट करने की कोशिश करते हो या फिर आप अपने स्टूडेंट्स को टेस्ट करने की कोशिश करते हो कि उनको आपने जो भी कंसेप्ट सिखाया है उनको कितना समझ में आया है। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लेवल्स जो है वो याद नहीं आ रहे, तो इसके लिए अब आप क्या करोगे, इसलिए मैं आपके सामने एक लेवल्स का एग्जांपल प्रोवाइड करती हूँ। आप देखिए इस ऑर्डर में मैंने आपको क्या बताया। सबसे पहले यहाँ पर है रिमेंबरिंग, फिर आता है अंडरस्टैंडिंग, फिर आता है अप्लाइंग, फिर है एनालिसिंग, फिर इवैल्यूएटिंग, फिर क्रिएटिंग। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है? क्रिएटिंग, मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल जो है वो है क्रिएटिंग। इसीलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिएटिंग। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको आज के बाद से लेकर तब तक आपके लाइफ में काम आती रहेगी जब तक आप एज अ टीचर एक्ट करोगे। मतलब हर रोज आपके लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आएंगे, ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां पर आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे सेपरेट वीडियो बनाया है जहां पर हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को फोकस में रख के उसके कंसेप्ट, उसके लेवल्स, चाहे वो ओल्ड वर्जन हो या फिर वो रिवाइज वर्जन हो, दोनों पे हमने एक डीप एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड की है
और उसी के बेसिस पे कुछ MCQs भी है। तो इसलिए आपके सामने जो लिंक अवेलेबल है आई बटन पर, और इसी का एक और लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जहाँ से भी आपको ईजी लगे वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हो। और देखना ज़रूर, बिकॉज ये आपको हर जगह पे ज़रूरत पड़ेगी और कोई भी क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक से रिलेटेड आ सकता है। इसीलिए आप उस वीडियो को मिस नहीं करना और उसको ज़रूर देखना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। एक सोशल साइंस टीचर को कौन से एम्स और ऑब्जेक्टिव्स अपने ध्यान में रखना चाहिए जब वो इस टाइप के सब्जेक्ट को, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, सेकेंडरी लेवल हो या फिर हायर सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है। इसीलिए हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। ए, टू फॉस्टर नेशनल फीलिंग्स, जो नेशनल फीलिंग्स है वो डेवलप होना चाहिए, इस सब्जेक्ट को आप ऐसे पढ़ाओ। या फिर बी, टू बिल्ड सोशल कॉम्पिटेंस, मतलब सोसाइटी में जो बच्चे हैं वो कॉम्पिटेंस हो सके, मतलब एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में आ सके, कम्पीट कर सके, लाइफ के चैलेंजेस को फेस कर सके। सी, टू अक्वाइंट द चाइल्ड विथ हिज पास्ट एंड प्रेजेंट, मतलब या तो आप चाइल्ड को इस काबिल बनाओ कि उसको अपने पास्ट के बारे में भी जानकारी हो, अपने प्रेजेंट के बारे में भी जानकारी हो। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब इनमें से सभी चीज़ों को आपको अब ध्यान में रखना चाहिए, आपके एम्स होने चाहिए जब आप सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाओ। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बिकॉज एक सोशल साइंस टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए जब वो इस सब्जेक्ट को पढ़ा रही है वो बच्चों के मन में जो नेशनल फीलिंग्स है उसको डेवलप करे। दूसरी बात, उनको इस तरह से केपेबल बनाए, इस काबिल बनाए कि वो जो सोसाइटी के कॉम्पिटिशन्स है उसको फेस कर सके, उसके चैलेंजेस को फेस कर सके और अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुली तरीके से जी सके। तीसरी बात, जो स्टूडेंट्स है उनको अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ पता होना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो उसका आज हो या फिर उसका कल हो। पास्ट और प्रेजेंट के बारे में नॉलेज होना हर एक बच्चे को ज़रूरी है। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर एक टीचर जो है वो जनरली, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या फिर हायर सेकेंडरी लेवल में, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोशल साइंस इज वैल्यूएबल एज अ स्टडी इन मोर वेज देन वन। सोशल साइंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सिखाना एज अ स्टडी, सिर्फ एक तरीके से नहीं बल्कि बहुत सारे तरीकों से, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द, क्योंकि ये क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं, ए, कल्चरल वैल्यू, मतलब सोशल साइंस पढ़ाओगे तो बच्चों के मन के अंदर क्या है, कल्चरल वैल्यू जो है वो डेवलप होगी। कल्चरल वैल्यू मतलब जो आपके समाज से रिलेटेड है, आपके ट्रेडिशन से रिलेटेड है, या ऐसे टाइप के वैल्यूज जो है वो जागृत कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। बी, पॉलिटिकल वैल्यू को आप डेवलप कर सकते हो, क्योंकि सोशल साइंस क्या है वो क्या इंक्लूड करता है, सिविक्स को इंक्लूड करता है। सिविक्स में हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। या फिर सी, नेशनल वैल्यू, मतलब आपका जो नेशन है, आपकी जो कंट्री है उसके रिगार्डिंग आपके मन में पैट्रियोटिज्म की जो वैल्यू है वो जागृत की जा सकती है। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब इनमें से जो सारे वैल्यूज है वो सब आप अपने स्टूडेंट के अंदर इनकलकेट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बिकॉज सोशल साइंस एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है और इसका स्कोप जो है वो जितनी बड़ी दुनिया है उतना ही बड़ा स्कोप है। इसके लिए ये सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट को कवर करता है और हर एक जगह में वैल्यूएबल साबित होता है, मतलब महत्वपूर्ण साबित होता है। इसके लिए सोशल साइंस के वैल्यूज हो सकते हैं कल्चरल वैल्यू, पॉलिटिकल वैल्यू, नेशनल वैल्यू और भी दूसरे वैल्यूज, जैसे कि उसके एजुकेशनल वैल्यू भी हो सकता है, प्रैक्टिकल वैल्यू भी हो सकता है, मतलब जो सोशल साइंस पढ़ के जॉब भी कर सकते हैं। ऐसे टाइप के जो वैल्यूज है ये सब कुछ आप क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो सोशल साइंस पढ़ाने के बाद, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइंड लेसन प्लान एज अ प्लान ऑफ एक्शन। लेसन प्लान को किसने एज अ प्लान ऑफ एक्शन जो है वो डिफाइन किया है। ए, बेंजामिन ब्लूम ने, बी, स्मिथ स्पेंसर ने, सी, सैमुअल एंडरसन ने, या फिर डी, लेस्टर बी स्टैंड ने। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लेस्टर बी स्टैंड, जिन्होंने लेसन प्लान को प्लान ऑफ एक्शन डिफाइन किया है। लेसन प्लान को प्लान ऑफ एक्शन क्यों कहा है लेस्टर बी स्टैंड ने, इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेसन प्लान के रिगार्डिंग हमारे चैनल पर जो वीडियो अवेलेबल है उसको देखना पड़ेगा। और इस वीडियो के लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों जगह पर दे दिया है, तो आप जहां से भी इजीली आपको लगे वहां से इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि हमने इस वीडियो में लेसन प्लान को फोकस में रख के उसके कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया है, उसके बेसिक कंपोनेंट्स एलिमेंट्स को डिस्कस किया है, उसके स्टेप्स, आपको एक लेसन प्लान किस तरह से प्रिपेयर करना है उसको भी हमने डिस्कस किया है, और उसी के बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, सो दैट आपको लेसन प्लान के रिगार्डिंग में अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए, किसी भी तरह से आए,
आप उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इसको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनाकर एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना सो दैट आपको लेसन प्लान के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या कन्फ्यूजन है वो क्लियर अप भी हो जाएगा, और लेसन प्लान क्या है एक्चुअली उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड इज़ नॉट द मोड ऑफ CAI? कौन सा मोड है जो CAI का मोड नहीं है? पर इसका मोड पता होने से पहले हमको तो ये पता होना ज़रूरी है कि एक्चुअल में जो CAI है वो क्या है। CAI का मतलब है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ये एक इंटरैक्टिव टेक्निक है जहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन मटीरियल है वो कंप्यूटर में प्रेजेंट किया जाता है। मतलब ये ऐसा टीचिंग टेक्निक है जहाँ पर कंप्यूटर को यूज़ करके पढ़ाया जाता है, और जो लर्निंग है वो कंप्यूटर के थ्रू ही मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या देखना है, हमारे ऑप्शंस कौन से मोड को यूज़ नहीं करता है CAI। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आप एक्टिविटी, जो भी लर्निंग है वो आप कंप्यूटर की मदद से करते हो, जो भी इंस्ट्रक्शन है आपकी लर्निंग से रिगार्डिंग आपको कंप्यूटर की मदद मिलती है, तो उस चीज़ को CAI कहते हैं। दैट मीन्स कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंप्यूटर के मदद से आप क्या कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मॉक टेस्ट हो गया, मॉक टेस्ट आप किस तरह से देते हो, कंप्यूटर में दे सकते हो। फिर कुछ क्विजेज हो गए, कुछ गेम्स हो गए, जिसके थ्रू जो आपका लर्निंग जो है वो होता है, टेक प्लेस करता है, उस चीज़ को CAI कंसिडर किया जाता है। तो हमको यहाँ पर देखना है कि CAI का मोड कौन सा नहीं है। यहाँ पर हमारा सबसे पहला है ट्यूटोरियल मोड। ट्यूटोरियल मोड में क्या होता है, स्टूडेंट्स को ऐसा मौका मिलता है जहाँ पर जो प्रेजेंटेशन है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलने का, वो आपको कंप्यूटर के थ्रू ही मिलती है, जहाँ पर आप कुछ गेम्स खेल के कर सकते हो। जो भी इंटरेक्शन है टीचर का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, वहाँ पर वो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, और वो कंप्यूटराइज इंटरेक्शन होता है। आपको कोई भी कंसेप्ट या फिर कोई टॉपिक या फिर कंटेंट है जो वो सिखाने के लिए यूज़ करते हैं। बी मतलब ड्रिल वर्क। ड्रिल वर्क क्या है, एक टेक्निक है जहाँ पर आपका जो नॉलेज है कोई भी एक पर्टिकुलर कंटेंट मैटर को लेकर उसको फिक्स किया जाता है। ड्रिल वर्क एक्चुअली बेस्ड है लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल पे, जहाँ पर जो बच्चे खुद काम करके कुछ एक्टिविटी करके जो कंसेप्ट है उसको सीखते हैं। सी सिमुलेशन मोड। सिमुलेशन मोड बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड है। सिमुलेशन मोड में क्या होता है, जैसे कि गेम्स में आपको क्या होता है, चाहे आप काउंटर स्ट्राइक जैसे गेम खेलो या फिर PUBG, इसमें क्या हो रहा है, आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिखाया जा रहा है जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, खुद फाइटिंग कर रहे हो, राइट। आपको कुछ ना कुछ एक एक्टिविटीज़ करनी पड़ रही है। सेम वे जो एजुकेशनल टेक्निक है वहाँ पर क्या होता है, सिमुलेशन मोड में आपके सामने ऐसे सिचुएशंस, हाइपोथेटिकल मतलब रियलिस्टिक सिचुएशंस ही होते हैं, पर वो क्या होता है, कंप्यूटराइज सिचुएशन होता है, जहाँ पर आप खुद को एक रोल प्ले जैसा करते हो, जैसे कि आप कुछ एक्टिंग कर रहे हो ऐसा आपको लगता है, और आप उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलोगे, आपको वो एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करनी रहती है। ठीक है। एंड डी क्वेश्चन मोड, जहाँ पर नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स को, जो वो आंसर करते हैं और उसी के बेसिस में जो है उसको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बिकॉज क्वेश्चन मोड जो है वो CAI का पार्ट नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन मोड है वो यहाँ पर CAI का एक्टिविटी में नहीं आता है, क्योंकि जो CAI है उसका मेन फोकस, मेन टूल क्या है, कंप्यूटर। तो जो क्वेश्चनिंग मोड है यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि जो क्वेश्चनिंग मोड है वो किस तरह से क्वेश्चन किया जा रहा है। अगर ये क्विज है या फिर कंप्यूटराइज बेस्ड क्वेश्चंस है तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो CAI में इंक्लूड होगा। लेकिन अगर वो क्विज नहीं है, नॉर्मली ओरल कॉन्वर्सेशन में डायरेक्टली आपको टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछ रही है एज अ रिटन फॉर्मेट या फिर ओरल फॉर्मेट, तो वो CAI का पार्ट नहीं बनेगा। दैट मीन्स कंप्यूटराइज असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं बनता है, मोड नहीं बनता है, जिसके थ्रू जो लर्निंग है वो हो रही है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल साइंस ड्रॉज सम ऑफ द नॉलेज ऑफ द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। सोशल साइंस क्या करता है, ऐसे नॉलेज को फोकस में लाता है जो ह्यूमन बीइंग के बेसिक नीड से रिलेटेड है, जैसे कि फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। तो जैसे कि खाना हो, शेल्टर हो, जहाँ पर आपको आश्रय चाहिए अपना सर छुपाने के लिए, क्लोथिंग मतलब कपड़े चाहिए, ऐसे नीड्स है जो ह्यूमन बींग्स की, उससे रिलेटेड जो नॉलेज है उसको इंक्लूड करता है। दिस शोज द सब्जेक्ट्स कोरिलेशन विद। इस बात की वजह से आपको इस सब्जेक्ट का जो कोरिलेशन है, इसका रिलेशनशिप है कौन से चीज़ के साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। हमारे ऑप्शंस है, ए इकोनॉमिक्स के साथ में, बी हिस्ट्री के साथ में, सी ज्योग्राफी के साथ में, या फिर डी मैथमेटिक्स के साथ में। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इकोनॉमिक्स, बिकॉज सोशल साइंस में तो आप समझ ही सकते हो कि जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है इसका मेन फोकस, मेन एस्पेक्ट कौन है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स। पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाता है कि मैथमेटिक्स के साथ में इसका कोरिलेशन या फिर इकोनॉमिक्स के साथ में इसका कोरिलेशन किस तरह से होगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं, बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग। नीड्स एंड वॉन्ट्स के बारे में हम किस में बात करते हैं, कौन से सब्जेक्ट में बात करते हैं, इकोनॉमिक्स में
बात करते हैं। मेन फोकस होता है नीड्स एंड वांट्स के बारे में। पूरा जो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट ही है वो उसका मेन फोकस नीड्स एंड वांट्स के बारे में होता है, क्योंकि अगर नीड्स एंड वांट्स होगी तभी तो जो ह्यूमन बीइंग है वो कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे। तो इसके वजह से ये क्वेश्चन जो है इसके थ्रू ये दिखता है कि जो सोशल साइंस है उसका रिलेशन इकोनॉमिक्स की तरफ भी होता है, पर इसका रिलेशन जो है सोशल साइंस उसका मैथमेटिक्स के थ्रू भी होता है। बिकॉज इकोनॉमिक्स में क्या करते हो आप, क्या करते हो, जो ह्यूमन वांट्स है या फिर नीड्स है इसको मेजर कैसे करोगे, डिमांड, सप्लाई, ये सारे जो चीज़ें हैं, प्रोडक्शन है, ठीक है, ये सारे जो चीज़ें हैं ये सबको कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। ज्योग्राफी में भी आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, कौन से डिग्री, कितने डिग्री में नॉर्थ होता है, कितने डिग्री साउथ है, कितना डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर है, ये सब में आपको क्या होता है, मेजरमेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं, कैलकुलेशन इंक्लूड हो जाता है। इसके लिए जो सोशल साइंस है इसका लेना देना मैथ्स के साथ भी है और इकोनॉमिक्स के साथ भी है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेन फोकस कहा जा रहा है बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है इकोनॉमिक्स। इस क्वेश्चन में जो सोशल साइंस है उसका कोरिलेशन इकोनॉमिक्स के थ्रू जो है वो दिख रहा है, वरना तो जो सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में रिश्ता दिखाता है, मतलब लेना देना जो है उसका दिखने लगता है। क्लियर, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा रही हूँ ताकि क्या है आप कंसेप्ट को समझो। क्वेश्चंस आए ना आए आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, तभी क्या है आप कोई भी क्वेश्चंस आपको कहीं से भी कैसे भी तरीके से पूछे तो आप उसको सॉल्व करो। इसीलिए हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस अवेलेबल है तो हम लोगों का मेन कंसेप्ट, मेन उद्देश्य यही है कि हम आप लोगों को कंसेप्ट समझाएं सो दैट आप कोई भी एग्जाम जो है वो इजीली क्रैक कर लो और हर एक कंसेप्ट जो आपके माइंड में थरो तरीके से बैठ जाए, आप लोग एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से उसको समझ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मीन्स द लॉजिकल एंड सिस्टमैटिकल ब्रेकिंग अप ऑफ द करिकुलम। कौन सा टर्म है जिसका मतलब है जहां पर आप जो करिकुलम मिला है आपको कोई भी सब्जेक्ट का उसको आप सिस्टमैटिकली तरीके से और लॉजिकल तरीके से ब्रेक कर रहे हो, उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड कर रहे हो। तो हमारे ऑप्शंस है ए कंटेंट एनालिसिस, जो कंटेंट को लेकर एनालाइजिंग है उसको बोला जाता है ऐसा टर्म। बी लेसन प्लानिंग, मतलब जो आप लेसन को प्लान करते हो, तैयार करते हो, उसमें आप लॉजिकली या सिस्टमैटिकली जो करिकुलम है उसको ब्रेकअप करते हो। या फिर सी पेडागोजिकल एनालिसिस एंड डी यूनिट प्लानिंग, मतलब पेडागोजिकल एनालिसिस मतलब जो भी आपको पेडागोजिकल सब्जेक्ट है, पेडागोजी आपका सब्जेक्ट जो है उसको आप ब्रेक करते हो, उसको सब यूनिट्स में डिवाइड करते हो, उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है आप उसके बारे में सोचते हो। या फिर डी यूनिट प्लानिंग, यूनिट प्लानिंग में क्या होता है, यूनिट्स जो होते हैं सब्जेक्ट में उसको आप प्लान करते हो कि कौन सा यूनिट आपको पहले पढ़ाना है, कौन से यूनिट्स में आपको कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पेडागोजिकल एनालिसिस। पेडागोजिकल एनालिसिस एक्चुअली दो वर्ड से बना हुआ है, एक है पेडागोजी जिसका मतलब है साइंस ऑफ टीचिंग और दूसरा वर्ड है एनालिसिस जिसका मतलब है साइंटिफिक ब्रेकिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स टर्म्स, जो भी हार्ड टर्म्स या कंसेप्ट है या कॉन्टेंट्स है उसको आप ब्रेक करते हो। पेडागोजिकल एनालिसिस से रिगार्डिंग अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर नहीं आपको चाहिए ही बिकॉज ये आपके करिकुलम में दिया हुआ है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, और पेडागोजिकल एनालिसिस टीचिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है एजुकेशन का, इसलिए इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। इस वीडियो के लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पर अवेलेबल है, आपको जहां से भी इजी लगे आप वहां से इस वीडियो को इजीली देख सकते हो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल शुड अ टीचर फॉलो टू डिजाइन अ गुड करिकुलम। कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करने चाहिए एक टीचर को एक अच्छा करिकुलम तैयार करने के लिए। हमारे ऑप्शंस हैं ए प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, मतलब ऐसा करिकुलम प्रिपेयर करना चाहिए जहां पर मेन फोकस जो है वो बच्चों के ऊपर हो, बच्चों के सुइटेबिलिटी के ऊपर हो, उनके हर एक एस्पेक्ट को ध्यान दिया जाए। बी प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस, मतलब ऐसा करिकुलम तैयार किया जाए जहां पर जो बच्चे हैं वो कुछ एक्टिविटी करते हुए जो लर्निंग है उसको करे। ठीक है, मतलब जो उनका एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स है उसकी तरफ वो कुछ एक्टिविटी करते हुए उस चीज को अचीव करे। सी प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग में क्या होता है, जो प्रिंसिपल है इसमें जो फोकस होता है बच्चों का ऐसा करिकुलम तैयार करना है जो बच्चों के लाइफ के जो सिचुएशंस है वो उनके घर या फैमिली से रिलेटेड ना हो, बल्कि फ्यूचर में घर के बाहर की जो दुनिया है उससे रिलेटेड भी हो। फ्यूचर के जो सिचुएशंस है, प्रॉब्लम्स है, उनकी जो ज़रूरत है, बेसिक नीड्स है, उसको भी वो लोग क्या है अचीव कर पाए, उसको भी वो लोग फेस कर पाए, उस प्रॉब्लम्स को भी वो लोग सॉल्व कर पाए। इसके लिए ऐसा हमको
प्रिंसिपल जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसा करिकुलम तैयार करना पड़ेगा जो उनके फ्यूचर के लिए उतना ही उनके लिए हेल्पफुल हो जितना कि उनके प्रेजेंट के लिए है। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब इनमें से सभी प्रिंसिपल्स को एक टीचर को ध्यान रखना चाहिए जब वो एक अच्छा करिकुलम डिज़ाइन करना चाहती है या फिर बनाना चाहती है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज एक अच्छा करिकुलम क्या इंक्लूड करता है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, एक्टिविटी सेंटर्डनेस, फॉरवर्ड लुकिंग, और भी ऐसे अलग अलग बहुत सारे प्रिंसिपल्स है उसको इंक्लूड करता है। जैसे कि हो गया क्रिएटिवनेस का प्रिंसिपल हो गया, या फिर लर्निंग एबिलिटी जो है बच्चों का उसके ऊपर दिया जाता है फोकस ज़्यादा, फिर होता है इंडिविजुअल डिफरेंस स्टूडेंट्स का, उसके ऊपर भी फोकस दिया जाता है। तो इन सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए अगर कोई भी टीचर करिकुलम डिज़ाइन कर रहा है तो वो करिकुलम का जो आउटकम होगा, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव होगा, वो पूरी तरीके से अचीव कर पाएंगे स्टूडेंट्स। उसको उनके लाइफ में हर एक एस्पेक्ट में, हर एक जगह पे वो लोग उस करिकुलम के थ्रू क्या है अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल तरीके से जी पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्किल ऑफ डैश इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ इंटररिलेटेड अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स बाय द टीचर फॉर मेकिंग द प्यूपिल अंडरस्टैंड द डिजायर्ड कंसेप्ट, फिनोमिना और प्रिंसिपल। कौन से स्किल को एक टीचर यूज़ करती है जब वो अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए कोई भी कंसेप्ट और फिनोमिना या प्रिंसिपल है, अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स का यूज़ करती है जो उस टॉपिक से, उस कंसेप्ट से या फिर उस प्रिंसिपल से रिलेटेड होता है, संबंधित होता है। हमारे ऑप्शंस हैं, ए स्टिमुलस वेरिएशन का स्किल, बी यूज़ ऑफ इलस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल्स, मतलब जहाँ पर वो क्या कोशिश करती है, टीचर एग्जाम्पल्स देकर कोई भी कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करती है, सी एक्सप्लेनिंग मतलब समझाने की कोशिश करती है, या फिर डी प्रोबिंग क्वेश्चंस, जहाँ पर टीचर क्या करती है, क्वेश्चंस पूछती है अपने स्टूडेंट को उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, उनका जो अचीवमेंट है उसको मेजर करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक्सप्लेनिंग, बिकॉज यहाँ पर टीचर कौन सा स्किल यूज़ कर रही है, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग को यूज़ कर रही है, जिसकी मदद से टीचर अप्रोप्रिएट कंसेप्ट, अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स जो है वो यूज़ कर रही है ताकि वो कोई भी कंसेप्ट हो, फिनोमिना हो, प्रिंसिपल हो, सम्स हो, फॉर्मूलाज हो, उसको अच्छी तरीके से अपने स्टूडेंट को समझा पाए। स्टिमुलस वेरिएशन में क्या होता है, जहाँ पर कोई भी उनका गेस्चर है, ऑब्जेक्ट है, जो भी वो यूज़ कर रही है अपने क्लास में, जब वो इंस्ट्रक्शंस दे रही है अपने स्टूडेंट को, उसके ऊपर ध्यान देती है। सपोज जैसे कि आप कोई स्केल यूज़ कर रहे हो तो स्केल के ऊपर स्टूडेंट्स का ध्यान रहता है कि आप स्केल को कैसे मूव कर रहे हो। अगर आप स्केल को यूज़ कर रहे हो ब्लैक बोर्ड में कुछ पॉइंट आउट करने के लिए, तो जब भी आप अपने स्केल को मूव करोगे तो आपके स्टूडेंट्स क्या है, आपके स्केल के ऊपर नज़र रखेंगे, ध्यान देंगे कि एक्चुअल में आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो। समटाइम्स स्टूडेंट्स के आपके गेस्चर्स को देखते हैं, आपके हैंड मूवमेंट्स को देखते हैं, आपके मूवमेंट्स को देखते हैं, आपके आई कॉन्टैक्ट को देखते हैं कि आप किनके साथ आई कांटेक्ट बना रहे हो, आप किस तरफ देख रहे हो, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है स्टिमुलस वेरिएशन में। ठीक है, यूज़ ऑफ इलस्ट्रेशन के स्किल में क्या हो जाएगा, एक टीचर को ऐसे स्किल्स होने चाहिए, मतलब उनके अंदर ऐसी कला होनी चाहिए जहाँ पर क्या है वो कंसेप्ट को ईजी तरीके से समझाने के लिए वेरियस इलस्ट्रेशंस या एग्जाम्पल्स को यूज़ करे, सो डैट जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो हर एक कंसेप्ट को एकदम अच्छी तरीके से समझ जाए। क्योंकि बहुत सारे टाइम पे क्या होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको समझने के लिए स्टूडेंट को कुछ एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और जो स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग है वहाँ पर तो टीचर की कला ही सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो ऐसे अप्रोप्रिएट टर्म्स को यूज़ करे जिसकी मदद से जो कंसेप्ट है, फिनोमिना या प्रिंसिपल्स है वो ईजी तरीके से अपने स्टूडेंट्स को सिखा पाए। और जो स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस है, इसमें टीचर का मेन किस टाइप का जो स्किल है वो दिख के आना चाहिए कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस जो है अपने स्टूडेंट्स के अचीवमेंट को टेस्ट करने के लिए, उनके अचीवमेंट को, उनके अंडरस्टैंडिंग को मेजर करने के लिए फ्रेम करती है, और किस तरह से अपने क्लास में लेसन के दौरान उस क्वेश्चंस को पूछती है, सो दैट वो अपने स्टूडेंट्स का जो अटेंशन है वो क्लास के दौरान, लेसन के दौरान लेसन में बनाए रख पाए, और उनका जो अचीवमेंट है साइमल्टेनियसली उसको भी मेजर कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड यूज्ड बाय अ टीचर टू टीच अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अकबर इन सोशल साइंस। कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट मेथड है जिसको एक टीचर यूज कर सकती है अकबर की हिस्ट्री के बारे में सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाने के टाइम। तो हमारे ऑप्शंस है, ए डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी मेथड में क्या होता है, आपके सामने मतलब आपके जो स्टूडेंट्स, आप उनके सामने कुछ प्रॉब्लम्स रखते हो और उनको मौका देते हो कि उस प्रॉब्लम के बारे में वो कुछ रिसर्च करे, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करे, सो दैट वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप उनके सामने रख दो कि अकबर ने कौन से मॉन्यूमेंट्स जो है वो बिल्ड किए, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेके आओ, तो वो लोग क्या करेंगे, अकबर ने कौन से मॉन्यूमेंट्स बनाए इसके बारे में खोज करने लगेंगे।
नेट में सर्च करेंगे, अपने घर में सर्च करेंगे, किसी बुक्स में सर्च करेंगे, किसी को भी पूछेंगे जो नॉलेजेबल पर्सन है उसको पूछेंगे, ठीक है। अलग अलग जगह से उसको इन्फॉर्मेशन जो है अकबर ने कौन से मॉन्यूमेंट्स जो है बनाए हैं, बिल्ड किए हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करेंगे। बी डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में क्या होता है, आप कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के सामने बैठते हो और अकबर के टॉपिक को लेकर बात करते हो और उनके सामने बोलते हो कि आपको अकबर के बारे में क्या क्या टॉपिक्स जो है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है पता है, वो एक्सप्लेन करो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बताएंगे कि जो अकबर है वो मुगल सल्तनत के एक किंग थे, बादशाह हुआ करते थे। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि वो बाबर के बेटे थे, कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि नहीं वो बाबर के बेटे नहीं थे, वो हुमायूं के बेटे थे। हर कोई क्या करेंगे, अपने नॉलेज के बेसिस पे आपके सामने अकबर के लिए कुछ ना कुछ एक ओपिनियन, कुछ ना कुछ एक अपना व्यू जो है वो रखने की कोशिश करेंगे। सी सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में क्या होगा कि आप अपने स्टूडेंट्स के सामने पूछोगे कि आपको अकबर के बारे में क्या पता है, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हाथ उठाएंगे कि हाँ हमको अकबर के बारे में पता है, कुछ स्टूडेंट्स जो है बताएंगे कि हाँ नहीं हमको अकबर के बारे में बिल्कुल ही कुछ नहीं पता है। तो उसके बेसिस में आपको पता चलेगा कि आपको अकबर के कौन से हिस्ट्री के रिलेशन में आपको क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, कौन से एक्सपेक्ट को बताना पड़ेगा, कौन से टाइम से वो आया है, ये सब के बारे में बताना पड़ेगा। या फिर डी स्टोरी टेलिंग मेथड, जहाँ पर आप कहानी सुनाओगे अकबर के बारे में, उसके अचीवमेंट्स के बारे में, उसके वीरता के बारे में, उसके ब्रेवरी के बारे में, और स्टूडेंट्स को अकबर कौन है, क्या उसका रोल था हमारी इंडिया में, उस सब के बारे में आप अपने स्टूडेंट्स को समझाओगे। तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कहानी सुनाई जाती है। अकबर की कहानी सुनाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टोरी टेलिंग मेथड। अकबर जैसे टॉपिक या फिर किसी भी फ्रीडम फाइटर हो या फिर कोई और पर्सनालिटी हो, उसके बारे में आपको समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो स्टोरी टेलिंग का मेथड है उसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंसेप्ट मैप इज, मतलब जो कंसेप्ट मैप है वो क्या है, कंसेप्ट मैपिंग जो है वो किसको कहा जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं, ए अ मैप टू द सब डिवीजन, मतलब एक ऐसा मैप जो सब डिवीजन के बारे में बताता है। अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट और आइडिया, या फिर एक ऐसा मैप जो आपका विजुअली रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कंसेप्ट या फिर किसी भी आइडिया के रिगार्डिंग। सी अ फोल्डेबल मैप फॉर ड्राइविंग, मतलब आपको ड्राइविंग करने के टाइम आप एक मैप को कैरी कर रहे हो अपने साथ में जिसको आप फोल्ड कर सकते हो। या फिर डी अ सर्वे ऑफ द टोपोग्राफिकल एरिया, या फिर एक ऐसा मैप जो आपको टोपोग्राफिकल एरिया के बारे में जानकारी दे रहा है या फिर आप उसका सर्वे जो है वो कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट मैप और आइडिया। अब जो कंसेप्ट मैप है या फिर मैपिंग है, इसमें क्या होता है, आपके पास कोई भी एक कंसेप्ट होता है या फिर आइडिया होता है जिसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करने वाले हो, क्या क्या चीजें, क्या क्या टॉपिक्स जो इसके अंदर कवर करने वाले हो, उसके बारे में आप क्या करते हो, एक ड्राइंग जैसा बनाते हो, ठीक है। सो दैट उसको फॉलो करते हुए आपको पता चले कि हाँ मैंने इसका डेफिनेशन कर लिया, अब मैंने इसका फीचर्स कर लिया, इसका मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिया, फिर उसके बाद में उसके टाइप्स क्या होते हैं वो मैंने कर लिया, या एलिमेंट्स क्या है वो कर लिया, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये क्या होता है कंसेप्ट मैपिंग ये बता दिया। अब आपके सामने एक इमेज में प्रोवाइड कर रही हूँ जिसके बारे में आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि कंसेप्ट मैप जो होता है वो कैसा दिखता है। अब आप देख रहे हो जो आपके सामने इमेज है, इसमें मैंने सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट किसको बताया है, सन। सन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, चाहे उसका सनलाइट हो, वाटर साइकिल हो, लाइफ ऑन अर्थ हो, टेम्परेचर हो, स्टार हो, जो भी कंसेप्ट है हर एक चीज को इस मैप के थ्रू आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग ने अगर मेन फोकस सन को दिया है तो हम सन के हर एक एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए समझना बहुत ही जरूरी है। और कौन से टॉपिक को हमने कवर कर लिया, पढ़ लिया, उसके बारे में भी हमको जानकारी पहुंचाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपके सामने जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ये सच है या नहीं है, इवैल्यूएशन के रिगार्डिंग में वो आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए, इवैल्यूएशन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ मेजरमेंट, जहाँ पर जो इवैल्यूएशन है उसको मेजरमेंट का कॉम्पोनेंट माना जाता है। बी, इवैल्यूएशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ मेजरमेंट, जो मेजरमेंट है उसका एक्सटेंडेड वर्जन माना जाता है इवैल्यूएशन। सी, इवैल्यूएशन इज अ टर्म यूज इंटरचेंजेबली विथ मेजरमेंट, मतलब जो इवैल्यूएशन है वो मेजरमेंट के जगह पे उस वर्ड को यूज करते हैं ऑल्टरनेटिवली। या फिर डी, इवैल्यूएशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मेजरमेंट, मतलब इवैल्यूएशन और मेजरमेंट जो है वो दोनों ही कम्प्लीटली डिफरेंट टर्म है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इवैल्यूएशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ मेजरमेंट, मतलब इवैल्यूएशन जो है वो मेजरमेंट का एक्सटेंडेड वर्जन है। आपको इवैल्यूएशन से रिगार्डिंग एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन के ऊपर, जहाँ पर हमने हर एक टाइप की इवैल्यूएशन को
एक्सप्लेन किया है। इसीलिए आप क्या कीजिए, इवैल्यूएशन से रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों जगह पर दे दिया है। आप जहाँ से भी आपको ईजी लगे वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है CCE स्टैंड्स फॉर। CCE जो है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, मतलब CCE का क्या फुल फॉर्म है। हमारे ऑप्शंस है A कंटिन्यूस करिकुलर एग्जामिनेशन, B करिकुलर एंड को करिकुलर एग्जामिनेशन, C कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एंड D कंपल्सरी कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन C। CCE का फुल फॉर्म है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। हमारा जो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन का वीडियो है उसमें हमने CCE के रिगार्डिंग में भी कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि CCE जो है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसलिए आप क्या करना, CCE के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे उस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट ऑफन हैपन्स ऑन अ फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप पे जब आप अपने स्टूडेंट्स को लेकर जाते हो तब एक्चुअली क्या क्या चीज़ें जो होती है। फील्ड ट्रिप क्या होता है, जब आप अपने स्टूडेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देने के लिए स्कूल के बाहर के कुछ एनवायरनमेंट्स में लेकर जाते हो, ताकि उनको जो है आप इन्फॉर्मेशन जो है कुछ एक जगह से रिगार्डिंग दे सको, जैसे कि कोई मॉन्यूमेंट्स हो या फिर हिस्टोरिकल प्लेसेस हो, बैंक्स हो या फिर कोई आईवी पार्क हो, बोटेनिकल गार्डन्स हो, ऐसी जगह पर आप लेके जाते हो, सो दैट आप क्या करो, उनके एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आप उनको प्रोवाइड कर सको, ठीक है। तो फील्ड ट्रिप में ऑफनली क्या होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ए किड्स हैव वेरिड एक्सपीरियंसेस। किड्स को क्या होता है, जो बच्चे हैं उनको अलग अलग एक्सपीरियंस मिलते हैं, अनुभव मिलते हैं अलग अलग टाइप के। बी किड्स गेट टू सी न्यू थिंग्स, उनको अपने क्लासरूम से बाहर निकल के कुछ नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करने मिलता है, न्यू चीज़ों को देखने को मिलता है। सी किड्स बॉन्ड टुगेदर, जो बच्चे हैं उनकी बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ में जो एक ट्रिप पे जाने के बाद में क्या होती है, उनकी जो दोस्ती है वो गहरी हो जाती है। या फिर ऑप्शन डी, ऑल द आंसर्स आर करेक्ट, मतलब ये सारी जो चीज़ें ऑप्शन ए बी सी जो है वो तीनों ही होती है जब एक बच्चे लोग जो है वो फील्ड ट्रिप के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द आंसर्स आर करेक्ट, ठीक है। तो फील्ड ट्रिप में क्या होता है, जो बच्चे हैं वो अलग बाहर जाते हैं तो उनको अलग अलग अनुभव करने को मिलता है, न्यू चीज़ें देखने को मिलती है, और उनकी जो एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग है, दोस्ती है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What do you understand by the term achievement test? अचीवमेंट टेस्ट के बारे में आप क्या समझते हो। हमारे ऑप्शंस है, A any test that measures the accomplishment of an individual after a period of training or learning, मतलब कोई भी एक ऐसा टेस्ट जो यूज़ होता है मेजर करने के लिए कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आपने उनको ट्रेनिंग दिया, कुछ टाइम के बाद आपने उनको पढ़ाया, आप अभी उनका जो अकम्पलिशमेंट है, मतलब उनका जो अचीवमेंट है वो आप ट्राई कर रहे हो, वो आप टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि उनका वो कंसेप्ट जो है वो कितना समझ में आया है और वो लोग उस चीज़ को कितना कर पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी, द टाइप ऑफ एबिलिटी टेस्ट दैट डिस्क्राइब्स व्हाट अ पर्सन हैज़ लर्न टू डू, मतलब एक ऐसा एबिलिटी टेस्ट है जिसके थ्रू पता चलता है कि जो पर्सन है, जो स्टूडेंट या इंडिविजुअल है, वो क्या चीज़ कर सकता है जो आपने उसको सिखाया है, कितने हद तक वो काम को कर सकता है। ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मतलब अचीवमेंट टेस्ट के रिगार्डिंग में ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन डी, नन ऑफ देम आर करेक्ट, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि अचीवमेंट टेस्ट के रिगार्डिंग में दोनों स्टेटमेंट आपके सामने प्रोवाइड किए गए हैं, ये दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। आप एक अचीवमेंट टेस्ट को किस तरह से कंडक्ट करोगे, किस तरह से ऐसे टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करोगे, इसके लिए हम डिस्कस करते हैं अचीवमेंट टेस्ट के स्टेप्स को। अचीवमेंट टेस्ट में सबसे पहला स्टेप है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है, आप प्लान करते हो कि आप टेस्ट लेने वाले हो। इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों वो टेस्ट कंडक्ट करना चाहते हो, उसके बारे में प्लान करोगे। फिर उसके बारे में आप कौन से कंटेंट को टेस्ट करना चाहते हो, उसके बारे में आप सोचोगे। फिर तीसरी बात आप इसमें क्या देखोगे कि आपका जो टेस्ट है वो किस टाइप का होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, लॉन्ग आंसर टाइप होगा, शॉर्ट आंसर टाइप होगा, उसका साइज कैसा होगा, कितने मार्क्स का होगा, ये सारे चीज़ों को क्या करोगे, आप सबसे पहला प्लान करोगे। फिर आता है इसका सेकेंड स्टेज, दैट इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या होगा, फाइनली आपकी तैयारी होगी। तो आपका जो यहाँ पर तैयारी होगा, इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, एक ब्लूप्रिंट तैयार करोगे, ठीक है। ब्लूप्रिंट में आप क्या करोगे, आपके जो कंटेंट्स है या आइटम्स है, आप पहले उसको लिखोगे, फिर उसको एक एक्सपर्ट तरीके से चेक करोगे, हर एक आइटम को अच्छी तरीके से चेक करोगे कि कोई आइटम जो है वो गलत है या नहीं। ब्लूप्रिंट में क्या होता है, आप हर एक लेवल से, मतलब जो उनका स्पेसिफिकेशन लेवल है, जैसे कि नॉलेज लेवल हो, स्किल हो, एप्लीकेशन हो या अंडरस्टैंडिंग लेवल, इन सबके बेसिस में जो है क्वेश्चंस तैयार करोगे। हार्ड, इजी, एवरेज, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आप तैयार करोगे और फिर उसको चेक करोगे एक एक्सपर्टाइज तरीके से या फिर अपने एक्सपर्ट से चेक करवाओगे
कि वो क्वेश्चन जो आपने फ्रेम किए हैं वो सही है या नहीं। अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम लगती है फिर आप क्या करोगे, अपने जो आइटम्स है या फिर जो टॉपिक्स अपने यहाँ पर डाले हैं उनको आप एडिट करोगे, चेंजेस करोगे। क्लियर। फिर आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन वाले लेवल में क्या होता है, आपका जो टेस्ट है आप पहले उसको इंडिविजुअली ट्राई करोगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको इंडिविजुअली ट्राई करना है कि वो टेस्ट को अगर कंडक्ट किया जाएगा तो वो किस तरह से होगा। फिर उसके बाद में क्या करोगे, फिर उसको पहली बार आप अपने क्लासरूम में ट्राई आउट करोगे कि किस तरह से उसको अगर आप स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करते हो तो स्टूडेंट किस तरह से उसको रिलेट कर पाते हैं, किस तरह से उसमें रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, ये सारी चीज़ों को देखोगे। ठीक है, उसके बाद आता है आइटम एनालिसिस। आइटम एनालिसिस में क्या होता है, आपके जो आंसर शीट्स है आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है अरेंज करोगे और उनके डिफिकल्टी वैल्यू के अकॉर्डिंगली आप उसको एनालाइज करोगे, मतलब ब्रेक डाउन करोगे और हर एक का जो डिस्क्रिमिनेटिव पावर है उस चीज़ को देखोगे। फिर आता है हमारा फिफ्थ स्टेप, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, आपका जो टेस्ट आपने कंडक्ट किया है उसकी रिलायबिलिटी क्या है, आप कितना उस टेस्ट के ऊपर सही है, कितना वो वैलिड है, उसकी वैलिडिटी क्या है, उसको आप चेक करोगे। ठीक है, तो इन सारे स्टेप्स को ध्यान में रख के आप क्या कर सकते हो, एक अचीवमेंट टेस्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following e-resource can be used by a social science teacher as an learning material। तो सोशल साइंस टीचर जो है वो कौन से ई रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती है एज अ लर्निंग मटेरियल। ई रिसोर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, मतलब इंटरनेट से रिलेटेड जो रिसोर्सेज होते हैं वो। तो हमारे ऑप्शंस है, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ब्लॉग। ब्लॉग्स को यूज़ करके कैसे टीचर क्या है आपको सोशल साइंस पढ़ा सकती है वो। बी हमारा है वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब वेबसाइट्स को किस तरह से यूज़ कर सकती है एज अ सोशल साइंस टीचर, आपको सिखाने के लिए, कोई भी कंटेंट जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। ऑप्शन सी है सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट्स में क्या होता है, जैसे कि आपका फेसबुक या जो इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप है, ये सारे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। सिमिलरली यूट्यूब्स है, यूट्यूब्स में भी वो वीडियो डालकर अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकती है। एंड डी मतलब ऑल ऑफ द अबव, इन सारे सोर्सेज का वो यूज़ कर सकती है सोशल साइंस टीचर अपने कंसेप्ट को या फिर कोई भी लर्निंग मटेरियल जो है प्रोवाइड करने के लिए। चाहे वो अपने ब्लॉग में कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने स्टूडेंट को दे सकती है, या फिर वो एक अपना वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकती है, या सोशल नेटवर्किंग साइट्स चाहे वो व्हाट्सएप में कोई इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट क्या चल रहा है, ऑनलाइन टीचिंग ही चल रही है, तो मैक्सिमम कंटेंट जो है वो ऑनलाइन ही चल रहा है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ही चल रही है, जैसे कि गूगल क्लासरूम हो या फिर जूम हो या फिर व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, ऐसे सारे ऐप्स का यूज़ किया जा रहा है टीचर्स के थ्रू, सो दैट आपको कंटेंट जो है वो टाइम पर मिल जाए और प्रॉपरली मिले। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर इसी सब की वजह से होता है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बिकॉज एक सोशल साइंस टीचर जो है वो ब्लॉग हो, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट जो है वो यूज़ कर सकती है एज अ ई रिसोर्स अपने कंटेंट को पढ़ाने के लिए, अपने टीचिंग लर्निंग मटीरियल के जैसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज एटलास। एटलास मतलब क्या होता है। हमारे ऑप्शंस है, ए मैप मतलब नक्शा, बी बुक ऑफ मैप्स एंड चार्ट्स मतलब ऐसी किताब जिसमें बहुत सारे मैप्स है या फिर चार्ट्स है जो आपको मैप के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सी डिवाइस ऑफ फाइंडिंग लोकेशन मतलब ऐसे डिवाइसेस जो आपको लोकेशन, आपका जो भी एरिया है वो लोकेशन के बारे में आपको बता रहा है, या फिर डी मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होता है, कोई भी बुक या डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी म्यूजिक के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो लिखा गया है लेकिन वो हैंड रिटन है, टाइप्ड किया नहीं है या फिर प्रिंटेड वर्जन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बुक ऑफ मैप्स एंड चार्ट्स। जो एटलास है, एटलास एक्चुअली जो बुक है मैप्स का और चार्ट्स का, जिसमें मैप्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, जिसमें हर एक टाइप के मैप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चाहे वो इंडियन मैप हो या फिर इंटरनेशनल मैप हो, पॉलिटिकल मैप हो या फिजिकल मैप हो, ऐसे टाइप के बुक को एटलास कहा जाता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप जो भी कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है और जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किया है इसके थ्रू आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो आपके मेजर कंसेप्ट है वो कवर अप हो चुके हैं। आपका सिलेबस 80% जो है हमने कवर करने की कोशिश की है, बिकॉज शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से हम सिर्फ एक ही पार्ट जो आपके सामने अवेलेबल कर पाएंगे, आपको प्रोवाइड कर पाएंगे, इसलिए हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करें सिर्फ एक सिंगल वीडियो में। तो आई होप सारे टॉपिक्स जो है आपको क्लियरली समझ चुके हैं और आपके जो क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड किए उससे भी आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल गई है। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आता है, अगर आपको हमारा आज का वीडियो हेल्पफुल लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर टैप करना सब्सक्राइब करने के बाद में, सो दैट आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन क्या है आपको लगातार मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन फॉर योर एग्जाम्स। अपने एग्जाम्स अच्छे से दीजिए, अच्छे अच्छे नंबर स्कोर कीजिए और हमें अपने बारे में ज़रूर बताइएगा।
हम अपने कम्युनिटी टैब के थ्रू आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो अपने फीडबैक्स, अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ हमें वहाँ पर बताइएगा। हम बेस्ट पॉसिबल ट्राई करेंगे कि आपके व्यूज़ के अकॉर्डिंगली, आपके आइडियाज़ के अकॉर्डिंगली आपके सामने इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है वो और लेके आ सके, ताकि आपका भी हेल्प हो जाए और हमको भी आइडिया मिले कि आपको किस टाइप के वीडियोज़ जो है वो चाहिए। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वंस अगेन, और मिलेंगे बहुत ही जल्द हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।